त्रैमासिक परीक्षा, बिजनेस स्टडी, 12th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य एवं नीति में अंतर लिखिए। उद्देश्य वे बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त किया जाता है, यानी कि हमारे टारगेट पॉइंट होते हैं ये। नीतियां उद्देश्य प्राप्ति का केवल साधन होती है, ये कि कैसे उद्देश्य प्राप्त किया जाता है, सिर्फ साधन होती है। बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती, इसलिए सबसे पहले आपको उद्देश्य अपने फिक्स करने पड़ेंगे। इनका निर्धारण करना आवश्यक नहीं है, ये बनाई भी जा सकती है और नहीं भी बनाई जा सकती। मीन्स ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है, ऐच्छिक होती है। यह प्रबंध के उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसाइड करते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे। नीतियां प्रत्येक प्रबंध के स्तर पर निर्धारित की जाती है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो, हर स्तर पर क्या नीतियां बनानी जरूरी है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही अन्य योजनाएं बनाई जाती हैं। ये केवल क्या होती है, गाइडलाइंस होती है, यानी कि उद्देश्य आपके विस्तृत होते हैं और ये आपके संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि और कार्यक्रम को समझाइए। कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में व्यापक या विस्तृत विवरण होता है, यानी कि एक परियोजना कोई प्रोजेक्ट बना लिया उसी के संबंधित में कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम के अंतर्गत उद्देश्य, कार्यविधि, नियम एवं काम को पूर्ण करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का वर्णन होता है। कार्यक्रम का समय उस समय तक रहता है जब तक कि उद्देश्य प्राप्त न हो जाए। जैसे ही उद्देश्य प्राप्त होता है वैसे वो प्रोजेक्ट आपका या कार्यक्रम खत्म हो जाता है। कार्यक्रम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, यानी कि कोई स्पेशल उद्देश्य होता है, उसको अचीव करने के लिए हम कार्यक्रम बनाते हैं, उसकी एक समयबद्ध सारणी है। प्रत्येक कार्यक्रम का अपना बजट होता है, यानी कि जितने कार्यक्रम होंगे उनका अलग अलग बजट होता है। विधि किसी काम को नियोजित एवं इच्छा अनुसार पूर्ण करने में मार्गदर्शक होती है, सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं। विधि हमें यह बताती है कि कार्यविधि को चरणों में कैसे पूरा किया जाएगा। विधि का संबंध सामान्यतः एक विभाग तक ही सीमित होता है, प्राय उस व्यक्ति के प्रयत्नों तक ही यह सीमित रहती है जो किसी विशेष काम में लगे होते हैं। दूसरे शब्दों में विधि का क्षेत्र कार्यविधि की तुलना में अधिक सीमित होता है। विधि का निर्धारण प्रबंध के अपने अनुभव, ज्ञान एवं उसकी सक्रियता पर निर्धारित होता है। हम क्या बोल सकते हैं विधि को, कि विधि का आशय किसी काम का निष्पादन करने का सर्वोत्तम ढंग बताना होता है। विधि में कार्य निष्पादन के ढंग को बिल्कुल सरल बना दिया जाता है और कुशलता एवं वित्तमयता प्राप्त करने के लिए ही विधि अपनाई जाती है। इसका संबंध किससे होता है, काम से होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण से जुड़ी हुई नहीं होती है, यह शोध एवं विश्लेषण का ही परिणाम होते हैं। विधि के उल्लंघन पर कोई ऐसा दंड नहीं लगता है जैसे कि नियम पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध को विज्ञान मानने के संबंध में तर्क दीजिए। प्रबंध को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित तर्क, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। 3 पॉइंट कर लो या 4 पॉइंट कर लीजिए। सबसे पहले तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन। विज्ञान में एक क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान की क्या होती, कड़ी होती है और उसी क्रम में उसका अध्ययन होता है। इसी तरह से विज्ञान की तरह ही जो प्रबंध होता है उसका भी जो अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, वो भी एक स्टेप बाय स्टेप होती है, जिसमें व्यक्ति समूह के व्यवहार का अवलोकन, परिकल्पनाओं का निर्माण, तथ्यों का संग्रहण एवं विश्लेषण एवं परिकल्पनाओं की जांच एवं सिद्धांतों के द्वारा होती है। दूसरा, सिद्धांतों का प्रतिपादन। जिस तरह से विज्ञान के अपने सिद्धांत होते हैं उसी तरह से प्रबंध के भी क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो प्रबंध है वो एक विज्ञान है। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन विभिन्न व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त सूचना, आंकड़े एवं तथ्यों के विश्लेषण और प्रयोगों पर आधारित है। ये सिद्धांत प्रबंध में सुधार पैदा करते हैं। थर्ड है, कारण एवं परिणाम में संबंध। जिस तरह से विज्ञान में होता है कि कोई काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आएगा पहले ही ये संबंधित होता है, कि जैसे H2 प्लस O को मिलाने से H2O बनेगा, यानी कि आपको परिणाम पहले ही पता है। ठीक है, कारण क्या था उसका, कि H2 और O को मिला दिया आपने, यानी कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला दिया तो उससे क्या बन गया, पानी बन गया। इसी तरह से कह रहे हैं कि प्रबंध में भी जो कारण होते काम करने के और उसका जो परिणाम क्या निकलने वाला है वो पहले ही पता होता है। मतलब कि
वो तो एक्सेप्शनल केस है कि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं जिसके कारण वो हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो हम अपने लक्ष्य करते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी हम अपनी कार्यविधि या विधियां बनाते हैं तो उसका परिणाम वही आता है जो हमने सोचा समझा होता है। प्रबंध के अंतर्गत योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, उसके नियंत्रण का प्रयास किया जाता है, वास्तविक परिणामों की प्रमापों के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं और गलतियां निकालते हैं और फिर उन गलतियों के कारण व उनके परिणामों का अध्ययन करके हम संबंध स्थापित करते हैं। उसके बाद है सिद्धांत एवं नियमों की सार्वभौमिकता। जिस तरह से विज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, उसी तरह से आपके प्रबंध के सिद्धांत भी क्या है, सार्वभौमिक एवं सत्य होते हैं। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक विज्ञान की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध को पेशा मानने के संबंध में तर्क दीजिए। यानी कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों मानते हैं। प्रबंध को पेशा मानने के संबंध में तर्क है, ज्ञान का व्यवस्थित कोश। अन्य देशों की तरह प्रबंध में विशिष्ट ज्ञान के व्यवस्थित कोश की आवश्यकता होती है। एक सामान्य व्यक्ति व्यवसाय का विशिष्ट प्रबंध योग्यता रखता है और तत्परता के बिना नहीं कर सकता। प्रबंध के सिद्धांत में अनेक ऐसी मुख्य तकनीकी सूचनाओं की जरूरत होती है जो उत्पादन, विपणन, वित्त, कर्मचारी प्रशासन आदि से संबंध रखती है। इन क्षेत्रों का सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव प्रबंध का कार्य करने वाले व्यक्ति को उपयुक्त जानकारी एवं कौशल प्रदान करता है। यानी कि जैसे कि प्रोफेशन के लिए हमें क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक क्या होना चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह से बोल रहे हैं कि प्रबंध में भी विशिष्ट ज्ञान की जरूरत पड़ती है। प्रबंधकीय ज्ञान का अर्जन। आज के युग में प्रबंध के रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रबंध संबंधी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। उन्नत टेक्नोलॉजी के इस युग में व्यवसायिक प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना इसलिए भी जरूरी है ताकि प्रबंधकीय काम का निष्पादन प्रभावपूर्ण ढंग से कुशलता पूर्वक किया जा सके। थर्ड पॉइंट है सामाजिक स्वीकृति। प्रबंध के पेशे के लिए ऐसे सही व्यक्तियों की जरूरत होती है जो समाज द्वारा स्वीकृत नियम एवं नियमनों को सख्ती से लागू कर सके। पेशे के क्षेत्र में प्रवेश के लिए उन्हीं व्यक्तियों को उपयुक्त माना जाता है जिन्हें प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ हो। किंतु इतना ही सब कुछ नहीं होता। पेशे के लिए सदस्यता पर्याप्त रूप से तब आकर्षक होती है जब पेशे के लिए अधिकारों एवं विशेष अधिकारों के प्रावधान भी हो। प्रबंध में इन विशेषताओं का महत्व है। उसके बाद है विशिष्ट अनुशासन। जिस तरह से पेशे में, प्रोफेशन में डिसिप्लिन की जरूरत होती है, चाहे वो महाविद्यालय हो, कोई संस्थान हो, कुछ भी हो, उसी तरह से प्रबंध में भी हर स्टेप पर क्या है, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। आचार संहिता। प्रोफेशन में जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जैसे कि मेडिकल और लॉ में भी आचार संहिता होती है, उसी तरह से आपके प्रबंध में भी क्या है, आचार संहिता लगी हुई है, तो उनके नियमों का पालन आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में अंतर बताइए। आदेश की एकता, इसको हम बोलते हैं सौहार्द न की कलह, ऐसे भी बोल देते हैं। आदेश की एकता। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर कर्मचारी को, एम्प्लॉय को एक टाइम पर एक ही उसके बॉस से क्या है, आदेश मिलना चाहिए। अगर उसको एक ही समय पर दो बॉस से क्या मिलेगा, आदेश मिलेगा, तो किसी के भी काम को ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा। देखो जैसे इसमें डायग्राम में दिखा रखा है, ये बॉस बोल रहा है कि गौरव तुम्हें पहले मेरा काम करना है, ये गौरव है। दूसरा बोल रहा है कि गौरव पहले मैंने बताया था वह काम करो। अब गौरव कंफ्यूज हो गया, हे भगवान मुझे मदद करो, मैं किसका आदेश मानूं। अगर इसका आदेश नहीं मानेगा तो क्या है, ये नाराज हो जाएगा और इसको पनिशमेंट देगा। अगर ये इसका काम नहीं किया तो ये नाराज हो जाएगा और ये इसको पनिशमेंट करेगा। तो इसके लिए क्या है, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। एक से अधिक अधिकारी से आदेश प्राप्त होने पर भ्रम, विवाद एवं अव्यवस्था की स्थिति होने का खतरा होता है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि कोई भी कर्मचारी एक ही समय में दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का उल्लंघन होने से असमंजस एवं उपद्रव की स्थिति निर्मित होने का भय रहता है। अब है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन देने से संबंधित हम बात कर रहे हैं
कि वो आदमी जो एक तरह का काम करते हैं उनका पहले क्या करो, ग्रुप बना लो और उन क्रियाओं का ग्रुप बना लो और फिर उनको इकट्ठा करके एक आदमी यानी कि जो उनका सुपरवाइजर होगा सबको क्या है डायरेक्शन दे देगा। यहाँ पर एक एक आदमी को डायरेक्शन नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि एक टीम है और उसमें 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ियों को पहले इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके उनको एक जैसे डायरेक्शन आप दे सकते हो। इससे टाइम भी बचेगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। फ्यूल इस बात पर बल देते हैं कि क्रियाओं के एक समूह जिसका उद्देश्य क्या है, एक ही है, तो हम क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए और उसी की एक योजना होनी चाहिए। एक योजना के संबंध में एक ही व्यक्ति का प्रबंध, निर्णय एवं निर्देशन होना चाहिए ताकि काम की एकरूपता, समन्वय एवं प्रयासों का केंद्रीयकरण हो सके। इस सिद्धांत का उल्लंघन करने का परिणाम होगा प्रयत्नों का दोहरापन, यानी कि आप जैसे कि 11 आदमी थे टीम में, तो उनको एक एक को डायरेक्शन दोगे तो क्या है, उस काम का दोहरापन हो रहा है। तो उसमें 11 मान लो एक आदमी को बताने में टाइम लगता है 1 घंटा, तो 11 आदमियों को बताओगे तो वहां पर 11 घंटे लगेंगे, यानी कि पूरा दिन ही वेस्ट हो जाएगा। तो आप सब 11 आदमियों को इकट्ठा कीजिए और उसको 1 घंटे में सबको क्या है, निर्देश दे दीजिए। संसाधनों का भी अपव्यय और समन्वय का अभाव होगा अगर आप अलग अलग काम करोगे तो। उदाहरण, एक फुटबॉल के खेल में 11 खिलाड़ी हैं, सभी अपने प्रयासों को इस प्रकार समन्वित करते हैं कि वे गोल की तरफ फुटबॉल ले जाएं तथा गोल दाग दे। इसी तरह से सभी कर्मचारियों को अपने समन्वित प्रयत्नों से प्रबंध के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल एवं टेलर के सिद्धांतों की प्रमुख असमानताएं लिखिए। टेलर की विचारधारा और फ्यूल की विचारधारा में हमें अंतर बताना है। टेलर ने अपना अध्ययन एवं प्रबंध के विचारों का विकास अमेरिका में किया था और इसने कहाँ किया था, फ्रांस में किया था। इसने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम किया था और इसने एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में काम किया था। टेलर ने अपना कैरियर एक प्रशिक्षु के रूप में किया था और इसने क्या किया था, माइनिंग इंजीनियरिंग के पद से। टेलर को वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्मदाता बोला जाता है और फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किससे संबंधित है, प्रोडक्शन से, और टेलर के तो प्रोडक्शन से संबंधित है, फ्यूल के किससे संबंधित है, सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होते, क्योंकि इसके संबंध ये है प्रबंध के सिद्धांतों से। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रमुख रूप से मनुष्य, मशीन, सामग्री एवं पद्धतियों में सुधार एवं उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाता है। इसमें मानवीय तत्वों को उचित मूल्य दिया जाता है, जैसे पहल, स्थिरता, निष्ठा की भावना, मतलब कि ये मानव से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। टेलर ने अपने काम के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध की उपलब्धि बताई है, इसको तो छोड़ दो। टेलर ने सर्वाधिक बल किस पर दिया है, काम पर, और इन्होंने सर्वाधिक बल किस पर दिया है, प्रशासन पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर। टेलर ने सर्वाधिक बल काम पर, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर दिया है। अब इनका ध्येय क्या है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य क्या है, उत्पादन क्रियाओं में सुधार करना, और इसका सिद्धांत का उद्देश्य क्या है कि सभी क्षेत्रों में लागू होने वाले सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। तो कितने पॉइंट्स है इसमें, 9 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट आप कर लेना जो आपको इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक पर्यावरण के महत्व समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, व्यवसायिक प्रबंध का महत्व क्या है। सबसे पहले हम मतलब कि व्यवसायिक पर्यावरण है उसका हम अध्ययन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें इसका अध्ययन करने की, उससे हमें क्या होता है, नीतियों की संरचना। व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का गहन अध्ययन करने से और विश्लेषण करने से हम अपने व्यवसाय की नीतियों की रूपरेखा, उनकी संरचना बना सकते हैं। जब तक हमें व्यवसायिक वातावरण में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं, उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम अपनी नीतियां नहीं बना पाएंगे। तो उसी के आधार पर हम अपने अल्पकालीन और दीर्घकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद है व्यूह रचना यानी कि स्ट्रेटेजी बनाना। व्यवसायिक वातावरण एक संस्था को अपने प्रतियोगियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का विश्लेषण करने को बाध्य करता है, यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है
उनकी रणनीतियां क्या है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको उनको हम ध्यान में रखकर ही क्या है अपनी स्ट्रेटेजी का निर्माण करेंगे, और ये हमें कहाँ से पता चलता है, व्यवसायिक वातावरण से पता चलता है। उसके बाद है जागरूक दृष्टिकोण। व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करने से हमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का क्या है पहले ही अध्ययन हो जाता है, और हम पहले ही उनसे क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि जैसे हमें पता है कि आगे गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, तो हो सकता है कि वो हमारे फेवर में भी कुछ पॉलिसी लेके आ सकती है, हमारे अगेंस्ट भी लेके आ सकती है। तो हम उनका पहले ही क्या कर लेंगे, उनका निपटारा करने के लिए जो भी आवश्यक काम है वो पहले ही अपने तैयार रखेंगे, ताकि जैसे कि मान लो अगर वो हमारे अगेंस्ट है, तो हमें आगे उन कामों से कैसे निपटना है, तो उनका पहले ही हम क्या कर लेंगे, अरेंजमेंट करके रखेंगे। स्थिरता का अध्ययन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हमारे व्यवसाय की स्थिरता बनी रहती है। परिवर्तन, अब जो टेक्नोलॉजी उसमें भी क्या बार बार परिवर्तन होते रहते हैं, और हमारी व्यवसाय पर क्या उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो हम उन परिवर्तनों की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वातावरण का अध्ययन करके। कौन से वातावरण का, व्यवसायिक वातावरण का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4-5 पॉइंट हो गए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विमुद्रीकरण क्यों किया गया, कारण दीजिए। ये 3 नंबर के क्वेश्चनों का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसको देखते हैं कि पहले, सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि विमुद्रीकरण होता क्या है, किसको बोलते हैं, फिर भारत में इसकी क्यों जरूरत पड़ी थी। देखो, पहले विमुद्रीकरण का अर्थ समझते हैं, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। जब सरकार चलन में मुद्रा इकाई के मूल्य को कानूनी रूप से अमान्य कर देती है, कि जो हमारे पैसे चलन में है अभी, और सरकार उनको क्या कर दे, अमान्य, रिजेक्ट कर दे, सरकार की तरफ से रिजेक्शन आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विमुद्रीकरण। जैसे कि पहले नोट चलते थे 1000 के, तो अब आप किसी को 1000 रुपए का नोट दोगे तो वो नहीं चलेगा, 2000 का नोट नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, अमान्य कर दिया है। उदाहरण के लिए चलन में जो नोट होते हैं उन्हें चलन से बाहर कर देना या निरर्थक घोषित कर देना, या उनके स्थान पर दूसरे नोट जारी कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। इसे नोटबंदी भी कहते हैं। किसी मुद्रा की इकाई का चलन बंद कर देना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। अब देखो कि भारत में क्यों किया गया था, इसको यहाँ से पॉइंट भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके कारण समझते हैं। पहले करेंगे हम कि भारत में काले धन के आकार एवं दुष्प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 8 नवंबर, याद होगा आपको, 2016 की मध्य यात्री से 1000 और 5000 के नोट के चलन को बाहर कर दिया था। यह अति आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को बनाए रखने हेतु कुछ प्रमुख संस्थानों जैसे कि अस्पताल, दवाई की दुकान, पेट्रोल पंप पर इन नोटों के चलन को कुछ दिनों तक की छूट दे दी गई थी। केंद्र सरकार ने उक्त मुद्राओं के विकल्प के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 व 5000 के नए नोटों को जारी किया। कुछ समय पश्चात 200 रुपए वाले नए नोट भी जारी कर दिए थे।